सीवियर, आज अपना टॉपिक है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि एक कम्युनिटी से लिया गया है। ठीक है, देखते हैं इसमें ये क्या है कि इट इज़ कोज्ड बाय स्टेन ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, और इसकी जो फैमिली है कौन सी है, वायरस की, जो कि मोस्ट कॉमन कोल्ड के अंदर पाई जाती है। इसमें है कि जो कोरोना वायरस का इसका कोग्निटिव एजेंट, जो कि SARS सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलती है। जबकि ये क्या है कि प्रीवियसली किस में थी, ये वायरस था वो क्या है कि मोस्टली क्या है डेंजरस है किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। इसी की वजह से क्या है कि जो इन्फेक्शन रेट क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, क्योंकि और ये ज़्यादा ह्यूमन पे क्या करता है, अटैक करता है, ह्यूमंस पे क्या करता है, ये ज़्यादा अटैक करता है। इसके अलावा देख लीजिए इसका कोग्निटिव एजेंट कौन सा है, तो कोग्निटिव एजेंट है इसमें कोरोना वायरस इसमें क्या है, कोग्निटिव एजेंट है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि कौन से रूट के द्वारा जाता है, तो ये क्या है, रेस्पिरेशन रूट के द्वारा फैलती है। इसमें एज ग्रुप कौन सा होगा, कौन से एज में स्पेशली देखी जाएगी, तो ये इन एनी एज ग्रुप, यानी किसी भी एज के बच्चों में या इंसान अडल्ट में हो सकती है। इसका कोई स्पेशली एज ग्रुप नहीं है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहेगा इसमें, 2 to 7 डेज, 2 से 7 दिन रहेगा। जबकि कॉमनली देखा जाए तो ये 3 से 5 दिन ही ज़्यादा देखने को मिलती है अपने को। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब मोड देख लेते हैं कि कौन से मोड के द्वारा कैसे क्या फैलती है। यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा इसका, ड्रोपलेट न्यूक्लाई, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्रोपलेट होगा, उसमें क्या है, कफिंग होगी। ठीक है, वो कफिंग की वजह से, स्नीजिंग की वजह से, या फिर किसी के भी क्लोज कांटेक्ट होने की वजह से। अब क्लोज कांटेक्ट किसका हो सकता है, पेशेंट का भी हो सकता है, और इन्फेक्टेड मटेरियल्स का भी हो सकता है, या फिर आपके पास में कोई दूसरा इन्फेक्टेड पर्सन है उसका भी हो सकता है। तो ये फर्स्ट देखा गया हांगकांग के अंदर, जो पाया गया था सेवेज में, फिशेस में एंड कोकरोच में पाया गया, जिसको क्या बताया गया, सस्पेक्टेड ट्रांसमिटर्स इनको बताया गया कि इनके कारण हो सकते हैं। जब ये देखा गया कि ऐसा ये वायरस जो सर्वाइव करता है, जो क्या है 4 आवर पर किस अकॉर्डिंग सर्वाइव करता है, तो कॉमनली सरफेस आउटसाइड दी, यानी आउटसाइड का जो भी सरफेस है यानी ह्यूमन बॉडी की, उसमें क्या है, नॉर्मली कॉमनली प्रेजेंट रहता है। उसके अलावा अप टू 4 डेज इन ह्यूमन वेस्ट, यानी ह्यूमन के वेस्ट के अंदर कितने दिन तक रह सकता है, 4 दिन तक रह सकता है। उसके अलावा ये जो वायरस है वो सर्वाइव करता है एटलीस्ट 24 आवर्स ऑन द प्लास्टिक सरफेस ऑन द रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर की अगर बात करते हैं कि रूम टेम्परेचर पर कितने टाइम तक ये रह सकता है, तो उसको बोलेंगे हम 24 आवर्स तक रह सकता है। इसके अलावा इट कैन बी एक्सटेंड पीरियड्स इन दी कोल्ड, यानी कि सर्दियों के मौसम में क्या रहेगा, ये ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा। अगर अपने को कोई पूछता है कि वेदर कौन से वेदर में ज़्यादा रहेगा, तो कौन सा वेदर आएगा, विंटर सीजन, यानी विंटर सीजन में क्या रहेगा, ये ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेगा। फिर देखते हैं सिम्टम्स, क्या कौन कौन से अपने को सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें आएगा हाई ग्रेड फीवर, यानी कि मोर देन 1 नोट, यानी 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ज़्यादा रहता है तो उसमें क्या है, हाई ग्रेड फीवर है। उसमें भी यानी जिस पेशेंट को फीवर होगा उसमें भी ये चीज़ अपने को देखने को मिल सकती है। उसके अलावा फिर ड्राई कफ, जिस पेशेंट को ड्राई कफ हो, सूखी खांसी हो, उसमें भी शॉर्टनेस हो ब्रीथ, जिसमें ब्रीथ क्या हो, यानी कि एक तरह से यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। ठीक है, और जो रेस्पिरेशन रेट है वो क्या हो रही हो, कम हो रही हो। मेल्स हो गया, चिल्स हो गया, देन सर्दी लगना, फिर हेड डक हो गया, मलेरिया हो गया,
ठीक है, यह है स्वस्थता। अस्वस्थता, अस्वस्थता को क्या बोलते हैं? मेल्स। उसके अलावा मैगेलिया हो गया, डिजीनेस हो गई, सोर थ्रोट हो गया, यानी गले के अंदर दर्द, खराश, ठीक है, और रनिंग नोज हो गया, ठीक है, नाकों का बहना। ये किस में आ जाएंगे? सिम्टम्स में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा एक नोट डाल के लिख लो आप, इसमें लिखो आप नोट में, क्या है इसमें, क्या है कि ये क्या है कि रैपिडली क्या होता है? फैलता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें ऑक्सीजन का सेचुरेट, यानी कि ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है? O2 का लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन देखी जाती है तो कितनी होती है? 95 से लेके 100% तक क्या बताई गई है? नॉर्मल सेचुरेशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि 95 से 100 डिग्री, 100%, ये क्या बताई गई है? नॉर्मल सेचुरेशन बताई गई है। एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रिगार्डिंग टू वेंटिलेटर सपोर्ट, अगर पेशेंट को यानी कि 95 या फिर अपन मान लेते हैं 85 से 90% ऑक्सीजन तक, यहाँ तक क्या करेंगे अपन? ऑक्सीजन O2 थेरेपी पेशेंट को देंगे। ऑक्सीजन की अकॉर्डिंग हाई फ्लो मास से पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे। अगर इसमें क्या हो सकता है कि पेशेंट वेंटिलेटर पे भी जा सकता है जब पेशेंट का सेचुरेशन 80 या बिलो 80 हो जाता है, ठीक है, बिलो 80 हो जाता है अगर पेशेंट का, तो उस पेशेंट में क्या करेंगे? फिर वेंटिलेटर सपोर्ट पेशेंट को देंगे। बिलो 80, इसमें क्या है? बिलो, एक मिनट, बिलो 80% सेचुरेशन हो जाता है बिलो 80 के, तो उसमें क्या करेंगे? पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट अपन लोग उसको देंगे ताकि पेशेंट को क्या? O2 ऑक्सीजन की डिमांड पूरी की जा सके। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर देखते हैं, रिस्क फैक्टर में क्या क्या देखने को मिलेगा कि जो ज़्यादा चांस होते हैं वो किस में होते हैं? डायरेक्ट में, डायरेक्ट और क्लोज कॉन्टैक्ट विद दी किसी भी समवन हु इन्फेक्टेड, यानी कोई भी पर्सन है अगर वो इन्फेक्टेड है तो, और आप उसके क्लोज या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट में जा रहे हो, तो उसकी वजह से क्या आपको भी क्या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो सकता है या फिर कोविड हो सकता है, जो कोरोना वायरस है, ठीक है। जो ये कहाँ से मिल सकता है आपको कोरोना वायरस? या तो आपकी फैमिली से मिल सकता है। फैमिली से मिलने का मतलब ये है कि आपके परिवार में कोई दूसरे का काम कर रहा है, वो इन्फेक्टेड पर्सन से आपके पास आके वो आपको भी इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से। और या फिर हेल्थ केयर वर्कर की वजह से। हेल्थ केयर वर्कर का मतलब है यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ से रिगार्डिंग या फिर डॉक्टर से रिगार्डिंग, जो भी आपका क्या हेल्थ को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वही क्या है? हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। उनसे कैसे फैल सकता है? उनसे ऐसे कि अगर कोई भी स्टाफ या कोई भी डॉक्टर अगर आपको, यानी कि किसी भी इन्फेक्टेड पेशेंट को देख के विदाउट प्रिकॉशन के आपके पास आके वो सेम, यानी कि जो पेशेंट को टच किया और उसी से आपको इन्फेक्टेड किया, यानी दोनों पेशेंट आपसे और आपसे पास वाले बेड से दोनों से बात कर रहा है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? वो यानी कि जो बेसिक्स होते हैं, वो बेसिक हैंड वॉशिंग या फिर बेसिक स्टेप्स होते हैं प्रिवेंशन के, वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी क्या क्या इसमें अपन देखने को मिलेगा। अपन इसमें मेनली डायग्नोस कराएंगे एक्सरे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है कि एक्सरे की फाइंडिंग के अंदर ही अपन क्या देख सकते हैं कि पेशेंट को कोविड, यानी कि कोविड है या नहीं है, तो वो अपन कैसे डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या चीज़ देखेंगे? तो उसमें क्या देखने को मिलेगा कि छोटे यूनिलेटरल पाउच मिलेंगे, यानी कि शैडोइंग, यानी कि एक छोटे क्या पाउच मिलेंगे आपको, ठीक है, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर क्या मिलेंगे आपको? छोटे छोटे पाउच देखने को मिलेंगे, ठीक है।
ये आपका लंग्स हो गया। इसमें क्या है, छोटे छोटे पाउच देखने को मिलेंगे आपको इसमें, जो क्या है एक या 2 दिन के अंदर क्या क्या हो जाते हैं कि ग्रो कर लेते हैं जो, ठीक है, बायलैटरली। और उसके अलावा क्या होते हैं, इंटेस्टिनियल इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि उसमें आपको ये पैचेस दिखेंगे, जिसकी वजह से आप क्या कंफर्म कर सकते हो कि इस पेशेंट को कोविड या फिर SARS हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा अपन इसमें आप CT थोरैक्स भी करा सकते हैं, CT थोरैक्स या फिर CT चेस्ट। आप इसमें CT थोरैक्स भी करा सकते हैं, CT चेस्ट भी करा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको माइनर अगर आपको देखना है तो आप इसके द्वारा भी देख सकते हैं। इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अपने को देखने को मिलते हैं, तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे अपने को। इसमें कॉम्प्लिकेशन देखो, निमोनिया, पेशेंट को निमोनिया हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये जो बीमारी है वो मेनली किस में है, वायरल बीमारी है, और मोस्टली इफेक्ट किसको करती है, लंग्स को, उसकी वजह से भी। फिर क्या देखने को मिलेगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। अगर किसी पेशेंट के अंदर अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है, जिसकी वजह से ही क्या हो रहा है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम अब हो सकता है वो पेशेंट को एक तो जनरल सिम्टम हो, या फिर उसके अलावा और क्या हो सकता है कि पेशेंट अस्थमा का हो, COPD का पेशेंट हो, तो उनमें भी क्या देखने को मिलता है कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। उसके अलावा हार्ट फेलियर और लीवर फेलियर भी होने के चांस रहता है इसमें, ठीक है। उसके अलावा मोर देन 60 ईयर, यानी कि अगर 60 साल से मोर देन 60 ईयर, अगर 60 साल से ऊपर के कोई अडल्ट हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनमें भी देखने को मिल सकता है। क्यों, क्योंकि आफ्टर 60 ईयर यानी कि जो लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक और हेपेटाइटिस का जो पेशेंट है, उनके अंदर क्या है, हाईएस्ट रिस्क होता है, ठीक है, हाईएस्ट रिस्क ऑफ सीवियर कॉम्प्लिकेशन, यानी कि ये चीज़ फैलने की ज़्यादा रिस्क रहता है इनमें। उसके अलावा लास्ट में देखते हैं हम प्रिवेंशन, अपन क्या क्या इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे अपन इससे बच सकते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, वॉश योर हैंड्स, आपके हाथों को क्या करना पड़ेगा, लगातार धोना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप किसी भी चीज़ को किसी भी वस्तु को अगर छूते हैं तो उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, हैंड वॉश करना पड़ेगा। एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के पास जाते हैं तो भी क्या करना पड़ेगा, आपको हैंड वॉश करने पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वियर डिस्पोजेबल ग्लव्स, आपको कौन से ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, डिस्पोजेबल, यानी कि एक बार काम में लो फिर उनको डिस्पोज कर दो। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आप एक ग्लव से अगर आप दूसरे पेशेंट के पास जा रहे हो तो उनको क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांस रह सकते हैं। उसके लिए एवरी टाइम यू शुड वांट टू वियर न्यू ग्लव्स। देन वियर ए सर्जिकल मास्क, आपको क्या पहनना पड़ेगा, एक सर्जिकल मास्क पहनना पड़ेगा, जिससे आपका पेशेंट और आप दोनों क्या होंगे, प्रिवेंट रहोगे, किससे, आपके जो कोग्निटिव एजेंट है कोरोना वायरस उससे, ठीक है, ताकि आपको भी ना हो, और आपको हो गया तो आपसे दूसरे पेशेंट को भी होने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो आपको भी ना हो और पेशेंट को भी आपसे ना हो, इसलिए अपन क्या यूज़ करते हैं, सर्जिकल मास्क, ठीक है। इसमें सर्जिकल मास्क की यूज में किया जाता है, ठीक है। और या फिर N95 मास्क की भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो N95 मास्क स्पेशली आया था वो आया था स्वाइन फ्लू के लिए, जो स्वाइन फ्लू हुआ था, ठीक है, स्वाइन फ्लू के लिए स्पेशली N95 मास्क यूज़ में लिया गया था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं वास पर्सनल आइटम्स, यानी कि आपके पास जो भी पर्सनल आइटम है, पर्सनल आइटम्स का मतलब इसमें यह है कि जो भी आप यूज़ में ले रहे हो, जो पर्सनल आइटम ये है कि आपके टावल हो गए, क्लोथ्स हो गए, बेड शीट्स हो गई, इनको क्या करना है, कंटिन्यूसली डेली क्या करना है, चेंजेस करना है, ठीक है। और उनको हॉट वाटर, ठीक है, या फिर जो भी केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, डिसइंफेक्टेड करना पड़ेगा, ठीक है।
उसके अलावा लास्ट है डिसइंफेक्टेड सरफेस, यानी कि आपके पास जो भी सरफेस है, यानी कि जो बेड है, तो बेड की, जैसे आप हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में तो क्या है कि जो बेड का अराउंड एरिया है, बेड की क्या होनी चाहिए, डस्टिंग होनी चाहिए, आईसीयू की डस्टिंग होनी चाहिए प्रॉपरली, जहाँ पे भी आपको बेड दिया गया है उसके आसपास का एरिया क्लीन होना चाहिए, यानी कि डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, ये हाइपो से अपन क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं। अगर आप घर पे हो तो आपके रूम्स वगैरह को क्या करना है, क्लीन करना है। रूम्स के अंदर डेली क्या करना है, क्लीनिंग करनी है, डस्टिंग करनी है, ताकि कोई भी बाहर से कोई भी वायरस आपको इन्फेक्ट ना कर पाए। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे पीछे के लास्ट दूसरे वीडियोज़ हो रहे हैं, उनमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट, ओके, थैंक यू। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई, अगर कोई नया टॉपिक चाहिए आपको, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।